जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लो, इट विल बी 3। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू कंसिडर एन इमेजिनरी पोटेंशियल फील्ड गिवन बाय यू इक्वल टू यू नॉट आर की पावर 4। पहले इसका ही मतलब मैं क्लियर करता हूँ, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि दो अगर पॉइंट चार्ज आपने लिए Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, ये होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, K Q1 Q2 इट इज सम कांस्टेंट देन R की पावर -1। तो U जो है ना यहाँ पे R की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है। ये रियल पिक्चर है, इन्होंने कहा इमेजिनरी पिक्चर कंसीडर करिए, जहाँ जो U है वो R की पावर -1 नहीं, R की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे फ़र्क ये पड़ जाएगा कि इस वाली पिक्चर के लिए जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो R की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इसके लिए आप एक न्यूक्लियस बनाओ और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाओ। तो आपको याद आएगा कि आपने किया ये था कि इस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वही सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हुआ था। सेंट्रीफ्यूगल पे कोई फोर्स फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मान लिया, लेकिन इस परिवर्तन की वजह से फोर्स, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो R की पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है, वो बदल जाएगा। इस वजह से आगे की कहानी जो है वो भी बदल जाएगी। तो अब आपको इस गिवन पोटेंशियल फील्ड के लिए जो फोर्स होगा R पे कैसे डिपेंड करेगा वो निकालना होगा। एक काम करते हैं, कहानी को जनरलाइज कर लेते हैं। U को मैंने मान लिया U नॉट, देन R की पावर सपोज M की वैल्यू आपके क्वेश्चन के हिसाब से 4 है, रियल पिक्चर के हिसाब से -1 है। हम M लेकर के चल रहे हैं, बाद में काउंटर वेरीफाई कर लेंगे कि अगर हम -1 लें तो क्या आएगा, 4 लें तो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट, तो ये du बाई डी आर आएगा। ये U नॉट पे फोकस मत करिए, R की अब पावर क्या आएगी बस इसको फोकस करिए, ये M-1 हो जाएगा। भाई R की पावर M का डिफरेंशिएशन M होता है ना, तो R की बस क्या पावर आएगी उस पर हमें फोकस करना है। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर M-1 होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो जो फोर्स होगा दैट विल बी सम कांस्टेंट देन R की पावर M-1। नाउ आपने इसको इससे इक्वेट करा देना है, तो यह आ जाएगा C R की पावर M-1 विल बी mv² बाई R। अब आप यहाँ पे इस R को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो R की पावर M-1 इंटू R, ये आपका हो जाएगा M-1 + 1, ये एग्जैक्ट M हो जाएगा। तो R की पावर M आ जाएगा यहाँ से, और ये आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, राइट। अब हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन रीड करेंगे, जहाँ कह रहे हैं कि बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो यहाँ आप लगाते हो एज इट इज़ अभी भी लगता रहेगा, ओनली चेंज हियर इज इन पोटेंशियल फील्ड, बोहर क्वांटाइजेशन स्टिल रिमेन वैलिड। वो क्या था? mvr = nh/2π। हमें यहाँ पर जो चीज़ें नहीं मतलब की हैं उनको डिलीट करना है, ओनली vr = n, बाकी सब कांस्टेंट मान लो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, और चाहे यहाँ इक्वल टू की जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आप लिख दो तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पर जानना ये है कि जो v है, जो ये r है, ये कैसे रिलेटेड है, ये तो पता चल गया। जो v है ये n पे डिपेंड करेगा, n की कितनी पावर पे। r ये आपका n पे डिपेंड करेगा, n की कितनी पावर पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। v इंटू आर ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n की पावर ये n पे डिपेंड कर रहा है n की पावर 1 पे। लेकिन v अलोन n की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, r अलोन n की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हम अभी r पर फोकस करते हैं और v को भूल जाते हैं। मतलब v का n से क्या कनेक्शन है ये मान लो कि हमें नहीं निकालना है।
एक काम करो, इरिटेटिंग लग रहा हो अगर, तो इस जगह जहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है ना, इक्वल टू कर दो, बेटर एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर कहो आप कि आर जो है वी से रिलेटेड है, ठीक, और यहाँ पे वी आर एन तीनों रिलेटेड है। हमको वी को एन से, आर को एन से रिलेट करना है, और अभी हमें वी को भूल जाना है, आर को एन से रिलेट करना है, मतलब वी को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी की वैल्यू आ जाएगी आर की पावर m/2, और उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें जो एक रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ कनेक्शन बिटवीन आर एंड एन। तो यहाँ से r की पावर आ जाएगा m/2 + 1 = n। इसको आप चाहो तो और थोड़ा प्रोसीड कर सकते हो, r की पावर ये हो जाएगा m + 2 / 2, ये हो जाएगा n। और अब आप यहाँ पर r की अगर बात करो तो ये हो जाएगा n की पावर 2/m + 2। अब ये इक्वल टू जो है ना, इसे आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/m + 2। ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो गया। पूछिए कैसे? इसमें रियल सिचुएशन और इमेजिनरी सिचुएशन सारी ही इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल इन रियलिटी r कितना था, r की पावर क्या है -1, मतलब यहाँ पर m आपने -1 लेना है। तो अगर हम इसमें m-1 लेके चलें तो क्या आएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ -1 एज्यूम करो, 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, और 2/1 ये आपका 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। और ऐसा ही था, अगर आपको याद हो, r का एग्जैक्ट फार्मूला था r0 n²/z। यहाँ से दिखाई दिया ना कि जो आपका r है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट विल हैपन इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1, बट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। m यानी कि 4 है, यहाँ पे 4 रख दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू 4। तो r जो आएगा प्रोपोर्शनल टू n की पावर, यहाँ पे 4 और 2 मिला के 6 हो जाएगा, 2/6, 2/6 यानी कि 1/3। और इसकी तुलना अब हमें करनी है n की पावर 1/α से, इसी के बगल में लिख दिया मैंने। और अब आप तुलना कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि अल्फ़ा कितना होगा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी।